हाँ, तो आज हम लोग कुछ एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स पे पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते क्या हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं उन्हें ईएम वेव्स भी कहते हैं। ईएम वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ई से इलेक्ट्रो और एम से मैग्नेटिक, तो इसे ईएम वेव्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब हमें मिलता है? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि इट कैन आल्सो बी सेड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर द कंपोजिशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ जब ऑसिलेशन करते हैं तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैक्सवेल के इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। इसे ग्राफिकल में इस तरह प्रेजेंट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। अ फॉर्मेशन ऑफ ईएम वेव्स, यानी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो पहला है कि जनरली एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी चार्ज पार्टिकल से प्रोड्यूस्ड होता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलता है और निगेटिव चार्ज उसके अपोजिट चलता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल से जनरेट होता है और मूविंग चार्ज पार्टिकल पर तब एक फोर्स लगेगा जिसे लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रिकली फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों लगता है। तो किसी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कुछ है नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब किसी फ्री स्पेस में लाइट के स्पीड से यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड से जब चलते हैं तब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मिलता है। अगर किसी चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन इक्विलिब्रियम में होता है तो अगर उसकी वेवलेंथ लैम्डा और उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एफ होती है तो इसमें जो रिलेशन मिलेगा वो लैम्डा इज इक्वल टू c/f मिलेगा, जहाँ लैम्डा वेवलेंथ और एफ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो ग्राफ होता है वो साइनोसॉइडल होता है, यानी जैसे साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का ग्राफ होता है वैसे ही इसका भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरियस होते हैं, यानी अलग अलग चेंज होते रहते हैं, ऑसिलेट करते रहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलते हैं। तो इसमें से दिखाया गया है इस डायग्राम में। अब हम लोग जान लेते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन ट्रांसमिट एनर्जी इन वैक्यूम और नॉन मीडियम एट ऑल, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो वैक्यूम में भी चल सकते हैं। ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी बहुत काम आते हैं और जैसे रडार्स, सोनार, ये सब में भी बहुत यूज़ होता है इनका। और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं वो नाइट विज़न के लिए भी यूज़ होते हैं और सिक्योरिटी कैमरा के लिए भी। अब हम लोग जान लेते हैं कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट होता क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट एक फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी मेटेलिक सरफेस से निकलते हैं जब उस पर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है। तो ये जो फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का, ये 1887 में और लेनार्ड ने 1902 में इस कंसेप्ट को दिया। और ये जो कॉन्सेप्ट था ये मैक्सवेल के थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से भी प्रूफ नहीं हो पाया। तो इस वेव थ्योरी में जो बताया गया है कि एनर्जी इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द वेव फ्रंट एंड इज डिपेंड ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द बीम। ये मैक्सवेल के थ्योरी में बताया गया था कि एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो यानी जो लाइट अगर ज़्यादा इंटेंस होगी तो उस मेटेलिक सरफेस से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और इसमें ये भी बताया गया था कि जो लाइट जब इंटेंस उस मेटेलिक सरफेस पे पड़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं होता। और अगला ये कहा गया कि वेव थ्योरी सेज दैट लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी शुड बी कैपेबल फॉर इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। और ये कहा गया कि जो उस पर किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट रहेगी अगर मेटेलिक सरफेस पे पड़ेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे,
लेकिन ऐसा नहीं होता। जब जो फ्रीक्वेंसी मानी गई थी उसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं फोटो इफेक्ट में, तो इससे अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ेगी उस मैट्रिक सरफेस पे, तभी उससे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकलेंगे। तो मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी मेटलिक सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो पूरी तरह से लाइट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा नहीं होता, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और उसके वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि उस पर कौन सी लाइट डाली जा रही है। अब इसके बाद आइंस्टीन ने इसे एक्सप्लेन किया, इसी वजह से उन्हें इस एक्सप्लेनेशन पे नोबेल प्राइज़ मिला। तो उन्होंने क्या कहा कि जो प्लांक का आइडिया था कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी की पैकेट्स में जाती है, मतलब उसका इमिशन या फिर ऑब्जर्प्शन एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होता है। तो आइंस्टीन ने भी लाइट को पार्टिकल माना और इस पार्टिकल को क्वांटा या फिर फोटॉन कहा, जिसकी एनर्जी E बराबर h न्यू होती है, जहाँ न्यू उस लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी और h प्लांक कांस्टेंट जिसका वैल्यू 6.6261 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। इस इक्वेशन का मतलब क्या था कि कोई फोटॉन जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही एनर्जी को कैरी कर सकता है। तो लाइट एक तरह से फोटॉन के बंडल्स होते हैं, यानी पैकेट्स होते हैं। तो आइंस्टीन ने थ्योराइज्ड ये किया कि जब कोई फोटॉन किसी मेटलिक सरफेस पे आता है तो फोटॉन की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफ़र हो जाती है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके अपने जो स्पेस है उसको छोड़ देता है, यानी वो जिस मेटल सरफेस पे है उसको छोड़ के बाहर आ जाता है। जैसे कि दिखाया गया है इसमें कि फोटॉन बीम अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम पे मेटलिक सरफेस पे आएंगी तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन जब फोटॉन बीम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे आएंगी तो उस मेटलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, जैसा कि इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अब हम लोग चलते हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की तरफ कि ये होता क्या है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इस प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। यानी जैसे अगर आप चल रहे हैं तो आपकी पोजीशन बताया जा सकता है, किसी टाइम भी बताया जा सकता है कि आपका पोजीशन क्या है, और उस टाइम आपकी वेलोसिटी नहीं डिफाइन की जा सकती, क्योंकि आपका उस टाइम वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा जब आपकी पोजीशन पता करेंगे, और जब आपकी वेलोसिटी पता करने जाएंगे तो आपका पोजीशन चेंज होता रहेगा। बस यही इस प्रिंसिपल में बताया गया कि किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता, और इनके पोजीशन और मोमेंटम का जो मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा h/4 से बड़ा ही होगा, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड होता है। डेल्टा p मोमेंटम में अनसर्टिनिटी है और डेल्टा x पोजीशन में अनसर्टिनिटी है, और पाई की वैल्यू 3.14 होती ही है। अब हम लोग चलते हैं डी ब्रोगली के प्रिंसिपल की तरफ। इसे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड एक प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इनके अनुसार इन्होंने ये कहा कि कोई भी मूविंग पार्टिकल में वेव का भी क्वालिटी आ जाता है, जैसे कि लाइट, रेडिएशन। इनका ये कहना था कि जैसे वेव में पार्टिकल और वेव दोनों का प्रॉपर्टी होता है, वैसे ही मैटर में भी वेव और पार्टिकल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। इनसे जो वेव हमें मिलता है उसे मैटर वेव्स भी कहते हैं, जिसका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है। डी ब्रोगली का जो प्रिंसिपल था इसे डेविसन और जर्मर ने प्रैक्टिकली प्रूफ किया था, और जेपी थॉमसन ने भी इसे प्रैक्टिकली प्रूफ किया था कि कोई इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है लेकिन वो वेव का नेचर भी शो करता है।
अब इस पे कुछ डेरिवेशन है, उसे देख लेते हैं। हम जानते हैं प्लांक का जो प्रिंसिपल था कि E बराबर एच न्यू फ्रीक्वेंसी और एच वो प्लांक कांस्टेंट, और E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा हो सकता है, क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा होता है, जहाँ लेमडा वेवलेंथ और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। और आइंस्टीन के टर्म में ये देखा जाए कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। तो अगर इन दोनों को, दोनों एनर्जी है, इन दोनों की इक्वल किया जा सकता है, तो एच सी बाई लेमडा इज इक्वल टू एम सी हो जाएगा। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम सी आ जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी हो जाएगा, पी बराबर एम सी, क्योंकि पी मोमेंटम है और एम उसका वेट है और सी वेलोसिटी है। तो मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम के इज इक्वल टू होता है। और लेमडा डी ब्रोगली वेव का वेवलेंथ है। तो अब एक्स्ट्रा है इसमें कुछ, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम वी भी कर सकते हैं, वी वेलोसिटी। तो इससे काइनेटिक एनर्जी निकाला जा सकता है। ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो ई इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम किया जाता है, एम का ऊपर नीचे गुड़ा, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 1/2 पी स्क्वायर बाई एम, पी आ जाएगा पी इज इक्वल टू √2 एम ई। इस पी को फर्स्ट 5 इक्वेशन में रख देंगे, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई √2 एम ई, जहाँ ई कैनेटिक एनर्जी है, एम मास है, एच प्लांक कांस्टेंट और लैम्डा वेवलेंथ है। अब हम थोड़े एक्स्ट्रा डेरिवेशन कर लेते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है गैस थ्योरी में, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 3/2 kT, जहाँ T टेम्परेचर है और K जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो इज इक्वल टू 3/2 kT हो जाएगा, जहाँ K बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 1.3 × 10⁻23 जूल पर केल्विन होता है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई √2 एम इंटू 3/2 kT हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई √3 एम kT, जहाँ एम मास, लैम्डा वेवलेंथ, एच प्लांक कांस्टेंट, के बोल्ट्जमान कांस्टेंट और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जिसका यूनिट केल्विन होता है। लैम्डा का यूनिट एंगस्ट्रॉम भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। प्लांक कांस्टेंट का यूनिट जूल इंटू सेकेंड होता है, मास का केजी होता है, और बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जूल पर केल्विन होता है। तो एक बार फिर से हमें कौन कौन से फॉर्मूले, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई √2 एम ई, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई √3 एम के टी, और लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। अब हम लोग प्लांक के क्वांटम थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो ये था क्या? तो पहला, डिफरेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन डिस्क्रीट क्वांटिटी ओनली, यानी जो कोई भी मेटल रहेगा, एटम रहेगा, मॉलिक्यूल रहेगा, वो किसी भी एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो छोटे से छोटा अमाउंट का एनर्जी का पैकेट होगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में होगा, और एनर्जी जो होगा वो रेडिएशन से ही एब्जॉर्ब होगा या फिर इमिट होगा, यानी जो एनर्जी होगा वो जो निकलेगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होगा, जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करेगी। तब हमें मिलता है E इज इक्वल टू एच न्यू लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी, एच प्लांक का कांस्टेंट होगा, जिसकी वैल्यू 6.626 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, और E एनर्जी ऑफ रेडिएशन होगा, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब या इमिट की जा रही है उसकी एनर्जी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।